ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण गैर भाजपा दलों के लिए बेहद कठिन इसलिए भी है क्योंकि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत प्रतिशत 50% के पार ले जाके खड़ा कर दिया। किसी भी राज्य में जब कोई भी दल आधे से अधिक मतों में आधे से अधिक की हिस्सेदारी प्राप्त कर लेता है तो वो अपने विपक्षियों के लिए मुश्किलें पैदा कर देता है और तब गठबंधन बहुत प्रभावशाली नहीं रहते उस दल के विरुद्ध। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी 7 साल बाद फिर एक गाड़ी पर आए हैं, एक मंच पर आए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि परिणाम आएगा कि नहीं आएगा। आप उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों का 2019 का जो मत प्रतिशत है, मतों का बंटवारा है, वो देखिए जरा। उसमें कांग्रेस और सपा के वोट जोड़ दें और अधिकांश में तो बसपा के भी जोड़ दीजिए, तब भी स्थिति अच्छी नहीं दिखती। और कांग्रेस और सपा के वोट जोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के वोट का अंतर बड़ा दिखता है। इसलिए शायद ये सवाल बार बार गूंज रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए, उसकी गति को प्रभावित करने के लिए दोनों नेताओं की पार्टियों को बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, ये तय है। बीएसपी एक तीसरा कोण अब भी है साथ में, और बीजेपी के साथ आरएलडी भी आई है। तो कई स्थानों पर तो ये स्थिति है कि उसका वोट प्रतिशत 60 के पार जा रहा है, 60% से पार। तो कितना प्रतिशत वोट राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी अपनी ओर अतिरिक्त खींच पाएगी, सारी कवायद इस बात की होगी और परिणाम भी इसी पर आकर टिकेगा। उत्तर प्रदेश से ही नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में ही योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में ही राजनाथ सिंह, भाजपा के तमाम बड़े चेहरे भी उत्तर प्रदेश में हैं। इसलिए भी शायद उस प्रतिपक्षी दलों पर एक ज्यादा बड़ा मानसिक दबाव भी खड़ा होता है। और गुजरात की तरह भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपने एक लगभग अजेय दुर्ग के रूप में स्थापित कर लिया जब 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा लौट कर आई। 38-39 साल का जो चलन था उसको पलट दिया योगी आदित्यनाथ ने। अर्थात पिछले 38-39 साल में कोई मुख्यमंत्री दोबारा अपनी पार्टी को चुनवा के नहीं ला पाया था उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े आए और चले गए, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, खुद अखिलेश यादव, नहीं हुआ, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह, नहीं। लेकिन 22 में भाजपा ने वो चमत्कार किया और 19 में उसने लोकसभा में अपना वोट प्रतिशत वहां पर ले जाके खड़ा कर दिया जहां से कोई पार्टी मानकर चल सकती है कि वो इस राज्य में कंफर्टेबल है, इत्मीनान में है। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो उसके लिए वातावरण में वैसा करंट दिखता है। अब सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के विरोध में वैसी कोई लहर
वैसा कोई माहौल, वैसा कोई तूफान, वैसी कोई सुनामी दिख रही है? और अगर नहीं दिख रही तो फिर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी तभी होता है जब 77 जैसी स्थिति दिखे। तो कुछ भी में इंदिरा गांधी भी चुनाव हार जाती हैं, और 84 जैसी स्थिति जब होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार जाते हैं, लालकृष्ण आडवाणी भी चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो दिखता है कि लहर है, सुनामी है, तूफान है। वैसा क्या दिख रहा है? नहीं। बड़ी कठिन डगर है। साथ में राहुल और अखिलेश यादव का गठबंधन बुरी तरह से ध्वस्त हुआ था। परिणाम के संदर्भ में कोई परिणाम नहीं दे पाया था। सत्ता में होते हुए समाजवादी पार्टी चुनाव में गई थी और केवल 47 सीटें जीत कर आ पाई थी, जबकि कांग्रेस उसके साथ थी। कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हुआ था। तो इसलिए भी एक वो भी दबाव है कि पुराने काले दाग को धोना है और नया विजय तिलक लगाना है माथे पर। क्या अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ऐसा कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। इन्हें अपने परिवार का भला करना है, और परिवार चाहे श्री अखिलेश यादव जी का हो और चाहे परिवार श्री राहुल गांधी जी का हो। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का चुनाव है। कहते हैं राजनीति में ना कोई किसी का जिगरी दोस्त होता है और ना ही जानी दुश्मन। मजबूरी जब जरूरी बन जाए तो दिल और दल मिलने में देर नहीं लगती। इसी कड़ी में एक बार फिर साथ आ गई यूपी में दो लड़कों की जोड़ी, यानी फिर एक साथ आ गए राहुल अखिलेश। अखिलेश यादव जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत स्वागत, बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। दोनों अखिलेश जी, राहुल जी भाई बनके आगे का विजन है लेने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और सपा में गठबंधन पर मोहर लगने के बाद रविवार को अखिलेश यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। मोहब्बत के शहर आगरा में अखिलेश यादव राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर पहुंचे। लोकतंत्र बचाने का है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आजादी बचाने का है, संविधान बचाने का है। इतनी पाबंदियां लग जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से बेईमानी हो रही थी, किस तरीके से वोट की लूट हो रही थी? ये भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं है राजनीतिक, ये गिरोह है, गिरोह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रथ को रविवार को अखिलेश यादव की साइकिल ने आगरा से जबरदस्त रफ्तार दे दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सपा के कार्यकर्ताओं की जुगलबंदी भी देखने को मिली। इस दौरान राहुल, प्रियंका और अखिलेश ने खुली जीप में जबरदस्त गर्मजोशी दिखाई। इस दौरान राहुल गांधी जनगणना से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते दिखे। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात पर सपा और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। वहीं सपा के हिस्से में 63 सीटें आई हैं। वहीं यूपी के रण में गठबंधन के जरिए जीत की जुगत में लगे सपा कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी कह रही है कि ये पार्टी का नहीं, दो परिवारों को बचाने का जतन है। वहीं बीजेपी मिशन 80 का नारा पूरे जोर से दोहराती दिखी। मैं यह देख रहा हूं कि 80 की 80 सीटों में
इस गठबंधन को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जनता ने फैसला कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार का, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन में 2017 में देख चुका हूं, और 2017 में तो कुछ वजूद था सपा का भी, कुछ वजूद कांग्रेस का भी था। इस समय इनके पास वजूद यानी इनके न पास कार्यकर्ता है, केवल फोटो खिंचाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हुए। इन्हें अपने परिवार का भला करना है, और परिवार चाहे श्री अखिलेश यादव जी का हो और चाहे परिवार श्री राहुल गांधी जी का हो। बहरहाल 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी को ये साथ पसंद है वाले नारे के साथ यूपी के ये दो लड़के साथ आए थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात पर साथ हैं। इस बिसात पर कांग्रेस के सामने जहां खुद को साबित करने के साथ साथ परंपरागत सीट बचाने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं सपा के सामने 2019 से बेहतर प्रदर्शन की टेंशन। इधर बीजेपी के मिशन 80 की मुहिम के बीच दो लड़कों के सामने बड़ा सवाल यह है कि मोहब्बत का पैगाम तो दे दिया, क्या परिणाम भी दे पाएंगे? लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव से मिजाज में थोड़ा अलग होता है, ये सब जानते हैं। वो कसौटी भी जहन में रखनी होगी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के इस गठबंधन की समीक्षा करते समय। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक जी का स्वागत है। फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज साहब का स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रेम नारायण सिंह जी का बहुत स्वागत है। अमिताभ तिवारी जी चुनाव विश्लेषक हमारे साथ हैं, अमिताभ जी का बहुत स्वागत। अमिताभ जी, आपसे बात शुरू करूंगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए, फिर पहले 17 में आए थे, 7 साल बाद फिर आए। 7 साल की बहुत अवधि बड़ी होती है राजनीति में। गंगा में, जमुना में तमाम पानी बह जाता है। चुनावी अंक गणित क्या कहता है इस गठबंधन पर, अमिताभ जी? क्योंकि उसमें आपका अध्ययन बहुत विशाल है। जो अंक गणित होता है राजनीति शास्त्र का, वो क्या कह रहा है इस गठबंधन में, अमिताभ जी? देखिए, आपने बहुत सारी बातें ऑलरेडी बता दी हैं। जैसे कि आपने कहा कि 50% से ऊपर अगर बीजेपी का वोट शेयर बहुत सारे सीटों पर है, इसका मतलब है कि सिर्फ ये जो अलायंस है वो अपने वोट ट्रांसफर पर डिपेंड नहीं करता। सीटों को जीतने के लिए इसको बीजेपी के वोट शेयर में डेंट मारना पड़ेगा, जैसा कि हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखा है। सपा का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन सपा का जो वोट शेयर बढ़ा वो बीएसपी और अन्य दलों के कॉस्ट पे बढ़ा। बीजेपी का वोट शेयर भी 4-5% बढ़ गया। तो उस लीड की वजह से वो रिजल्ट हमें देखने को मिला। ये ऑप्टिकली तो एक अच्छा अलायंस है, क्योंकि बहुत नेगेटिव न्यूज के बाद इंडिया ब्लॉक के लिए कुछ एक पॉजिटिव बात आई है। लेकिन ये अलायंस जो है वो 2019 के महागठबंधन से तो कमजोर है, इससे कोई दो मत नहीं रख सकता। एक, क्योंकि इसमें बसपा नहीं है, और दूसरी बात, आरएलडी जो इस अलायंस का हिस्सा था वो निकल करके एनडीए में चला गया है। उसका एक डबल ब्लो है, जाट समाज के वोट ब्लॉक का ब्लो है, और कहीं ना कहीं इसमें आपको वेस्टर्न यूपी में भी जो एक उम्मीद थी अलायंस को, उसको भी चोट पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। जब भी अलायंस कांग्रेस के साथ किसी पार्टी का होता है, चाहे तमिलनाडु हो, बिहार हो, कहीं भी आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है, यानी जो वो सीटें जीतती है बनाम जो वो सीटें उसको मिलती हैं, वो कम होता है, जो कि अलायंस को नीचे ठेल देता है। बिहार में आपको ध्यान होगा सिर्फ 7 या 8 सीटों से महागठबंधन चुनाव हार गया था, और कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी 70 में से। तब तेजस्वी ने कहा भी था कि हम अगर कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देते तो हम सरकार बना लेते जी। तो 5-6 सीटें भी अगर कांग्रेस जीत जाती तो वो रिजल्ट कुछ और होता। ये जो अलायंस है उसमें 6% वोट शेयर कांग्रेस के पास है। उसमें से मतलब 2019 के हिसाब से 3% वोट जो है वो मुस्लिम और यादव समाज का वोट है, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा समाजवादी पार्टी को। लेकिन 3% जो और वोट है वो फॉरवर्ड कास्ट यानी अपर कास्ट, जनरल, नॉन यादव, ओबीसी और दलित समाज का वोट है। इसका ट्रांसफर होना समाजवादी पार्टी को, ये कहीं ना कहीं मुझे डाउटफुल लगता है। और एक अंतिम बात कहता हूं कि ये जो अलायंस है कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि ये माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया है। तो इसका एक काउंटर कंसोलिडेशन भी हो सकता है, एक एंटी पोलराइजेशन भी हो सकता है हिंदू समाज में, जिसकी वजह से जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। हाँ, मिशन 80/80 को जरूर ये एक चैलेंज देता है,
तो उस हिसाब से जरूर कहीं ना कहीं ये अलायंस बीजेपी को सोचने पर कई सीटों में मजबूर करता है। फराज किदवई साहब, क्या उम्मीद, क्या अपेक्षा इस गठबंधन से? क्योंकि नया कुछ नहीं है, पार्टी आजमाई हुई है, चेहरे आजमाए हुए हैं, नारे आजमाए हुए हैं, वही घोड़े वही मैदान। इस जी बार अमिताभ जी नया बहुत क्या? बहुत धन्यवाद। जी फराज भाई। जी अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप Welcome। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका एक कुछ ना कुछ उसका रीजनिंग उसके पीछे होती है। आप सही बोल रहे हैं कि चेहरे ज्यादातर पहचाने हुए हैं और बातें भी ज्यादातर वही पुरानी हैं। जो मोदी जी करते थे, मोदी की गारंटी कि पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा, वही बात अभी भी है। मोदी जी गारंटी देते हैं कि महंगाई कम करेंगे, मोदी जी गारंटी देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी क्या है कि इंडियन पॉलिटिक्स में अभी आपने बताया और शायद मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, ये देखने को मिलता है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी जो है वो 255 सीटें मुझे लगता है जीती थी। 206 2007 में बहुजन समाज पार्टी 2007 में 206 सीटें जीती थी और 206 से लेकर के वो इसी प्रदेश में एक सीट पर आ गई। और 2012 में भारतीय जनता पार्टी 47 सीट जीती थी और मुझे लगता है कि शायद 100 के ऊपर सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन 2012 से और 2017 आते आते मात्र 5 साल में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत जाती है। तो देखिए ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता किस डायरेक्शन में सोच रही है, जनता क्या सोच रही है। जब 5 साल में भारतीय जनता पार्टी 47 से लेकर के 300 क्रॉस कर सकती है, तो आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश में हाल बन रहा है, मैं तो अमिताभ जी ये बोलूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर जिलों के नाम चेंज कर देते हैं, मोहल्लों के चेंज कर देते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश लीक प्रदेश कर देना चाहिए। जिस तरह से पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुआ और आपने देखा कि कल आगरा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी ने यात्रा निकाली और उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि उसमें ज्यादातर यूथ थे और गले मिल मिल करके यूथ रो रहे थे अखिलेश जी और राहुल जी से, इसलिए कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए कि पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जो है वो घपले हो रहे हैं। हाईकोर्ट कह रही है, लेकिन प्रदेश सरकार और सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उप मुख्यमंत्री साहब मानने को तैयार नहीं अमिताभ जी कि पेपर लीक हुआ है। 18 तारीख को सुबह 8:57 पर। अब एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए। पेपर लीक पर एक मिनट फराज भाई, मेरी गलती ये रही, पेपर लीक पर मैंने 1 घंटा बहस की थी, उसी के बाद परीक्षा कैंसिल हुई। गलती मुझसे ये हो गई, आपको नहीं बुलाया था, किसी और साथी बुलाया था। मैं पेपर लीक पर 1 घंटा बहस कर चुका, सारे पक्ष रख चुका, इसलिए उसमें समय ना खराब करो। सब बोल चुका, सब बता चुका और उसके 24 घंटे के भीतर परीक्षा दोबारा होने का आदेश हो गया। ठीक, मैंने बहस की, घड़ी देख के 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री के स्तर से परीक्षा दोबारा कराने का आदेश हो गया। फराज किदवई साहब, मैं हवाम तीर थोड़ी चलाता हूं मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। ना मैं नेता हूं कि अर्जी फर्जी बोल के निकल जाऊं ना। रुक जाओ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक फराज, ठीक फराज भाई, रुक जाओ। पहले तो एक बात मैं साफ कर दूं, फिर प्रेम नारायण सिंह जी के पास जाऊं। मैंने शुरुआत में भी कही थी वो बात, शायद फराज बाबू ने उनके ध्यान से उतर गई। मैं तो नहीं कहूं ध्यान से सुना, नहीं उतर गई। ऐसा चमत्कार नहीं होता कि 1960 में ऐसा हुआ था तो 2024 में भी ऐसा नहीं होता भाई साहब। हर बदलाव के पीछे एक रीजनिंग है। अमिताभ तिवारी को जब दोबारा मैं बुलाऊंगा तो वो उसको नरेट कर देंगे। क्या अरे रुक जाओ भाई फराज बाबू, मेरे साथ ये नहीं चलेगा ना, आप मेरी आदत जानते हो ना। जब दोबारा बुलाए तब बोलेंगेगा, तब तक अपने तर्क कागज पे लिखते रहो, उसके बाद अच्छे से बोलेंगे। आप बीच में बोलेंगे भटक जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि खुल जा सिम सिम, हम सो रहे थे सवेरे उठे बोले जैसे उनके दिन बदले थे हमारे बदलेंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं, हर चुनाव में परिवर्तन क्यों हुआ उसकी रीजनिंग देख लीजिए। रीजनिंग होती है भाई साहब। ये थेथरई हो जाती है कि 2 सीट वाले थे वो भी 303 पहुंच गए। अरे नहीं भाई साहब, 2 सीट से 89 जब वो हुए थे तो अयोध्या उसका कारण था। हर चीज का कारण है। कल्याण सिंह की लीडरशिप आई तो दूसरा रिजल्ट आया, रामप्रकाश गुप्ता की लीडरशिप रही दूसरा रिजल्ट आया, मुलायम सिंह थे समाजवादी पार्टी दूसरी थी, अखिलेश बाबू है दूसरी है, इंदिरा जी थी दूसरी थे, राहुल गांधी है लुटिया डूबी पड़ी है। इसको ऐसे झाड़ू मत मारिए कि फलाने सन में उनके इतने थे फिर इतने हुए ना तो हमारे क्यों नहीं होंगे।
ऐसा नहीं होता मित्र। मैंने शुरुआत में निवेदन किया था, हमने इंदिरा गांधी को हारते देखा, लेकिन उससे पहले हमने 77 की जैसी माहौल देखा, तब इंदिरा गांधी हारी, अमिताभ तिवारी। मैंने वाजपेयी और अडवाणी को हारते देखा, लेकिन तब हारते देखा जब इंदिरा जी की शहादत हुई। उससे पहले सामान्य परिस्थितियों में असामान्य परिणाम कभी नहीं आते। फराज भाई की पार्टी से मैं कहूंगा ये भ्रम दूर कर लीजिए। प्रेम नारायण जी, आपकी पार्टी के पास विधानसभा के चुनाव में 2% वोट था और 19 को अगर हम सामने रखें तो 6% वोट था। क्या और कितना चमत्कार हो सकता है? चमत्कार की भी एक सीमा होती है, नहीं? नहीं अमिताभ जी, पहली बात तो यह है कि राजनीति में मुझे नहीं लगता कि चमत्कार जैसी कोई चीज होती है या चमत्कार के आश्रय राजनीति होती है जी। राजनीति में जो प्रमुख कारक होता है वो आम जन यानी कि जनता होती है जी। जनता के सामने एक परसेप्शन बिल्ड किया गया 2014 के बाद, 14 के पहले, जो वर्तमान में सरकार है वो भ्रष्टाचार से बिल्कुल आकंठ में डूबी हुई है, आकंठ तक भ्रष्टाचार कर रखा है जी। महंगाई इनके कारण है, अब महंगाई चरम पर है जी। जनता के सामने बताया गया कि जिसका जहां मतलब रुपया गिरता है वो सरकार गिरी हुई होती है, इसलिए वहां का रुपया गिरता है। लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने बातों को सुना कि नहीं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। प्रेम जी, मेरा प्रश्न ये था, अब किस आधार पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका राहुल जी और अखिलेश यादव का गठबंधन उत्तर प्रदेश में परिणाम दे पाएगा? मैं उस बात मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं आपको रीजन दे रहा हूं जी, रीजन दे रहा हूं कि आखिर किस सोच पर व्यक्ति अपना बदलाव लाएगा। तो जब यूथ से लेकर के, मजदूर से लेकर के, किसान से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के सभी की तरफ ये लगा कि नहीं अभी तक जो होता रहा है वो ठीक नहीं था, लेकिन मोदी जी आएंगे और फिर वो तिलिस्म करेंगे और बहुत कुछ आ जाएगा, वो अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप कर्मचारियों की स्थिति को देख रहे हैं। ठीक, कर्मचारियों की स्थिति, उनके महंगाई भत्ते से लेके कोई भी चीज पिछली सरकारों के सापेक्ष किस स्थिति में खड़ी है, ये आंकड़े आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। 7वें वेतन में क्या हुआ, उसके पहले के वेतन आयोग अगर सिफारिशें लागू हुई तो कर्मचारियों को महंगाई के सापेक्ष कितना उनको महंगाई भत्ता दिया गया। दूसरा, युवा जो देख रहे थे कि हमारे लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार आएंगे जी, उन्होंने ये देख लिया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। अगर फॉर्म भरवाए जाते हैं ठीक, तो वो भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं। प्रेम नारायण जी, मैं समझा आप, ठीक है प्रेम नारायण जी, कांग्रेस ये कह रही है कि मजदूरी, सरकारी कर्मचारियों का भत्ता और नौकरियां, इनके चलते कांग्रेस बड़ी उछाल लेगी, उसको बड़ा उछाल लेगी। मैं समझ गया, ठीक, आ गए, अब दोबारा में आएंगे। आपने अपनी बात कह दी, आप बता रहे हो कि चूंकि ये इन्होंने जो कमिटमेंट किए आपके मुताबिक वो पूरे नहीं हुए, इसलिए लोग कांग्रेस की ओर जाएंगे, यही ना? मुताबिक नहीं, ये जनता ने समझा है। ठीक है, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक, एक अब रुक जाओ बाबू, अब रुक जाओ भैया, थोड़ा रुक जाओ जी, है ना, थोड़ा धैर्य रखो। इसका मतलब या तो ये कहो कि 17 से 22 तक युवा मौज में था, कर्मचारी मौज में था, महिला मौज को सब सुख सुविधा मिल रही थी, किसान मस्त था, तभी ना योगी 38 साल बाद रिपीट करके लाए। क्या बोलते हो? कौन सिखाता है ऐसे तर्क यार, जिनमें खुद फंस जाओ? गजब कर रहे हो। 14 में मोदी ने गलत बोला, 19 में रिपीट काय को हुए? जब आपके हिसाब से सब गलत हो गया, सब जगह दुख का सैलाब आ गया, समुद्र आ गया, तो 19 में कैसे जीत गए? और जीते नहीं, पिछली बार ज्यादा सीटें जीत गए। आपने हमेशा गरीब की लड़ाई लड़ी तो आपके वोट परसेंट रह गए 2। ये तो सोचो महाराज, नहीं आपकी बात पर कौन यकीन करेगा? राहुल गांधी चुनाव हार गए अमेठी में और फिर आप कह रहे हो कि इसलिए हम जीत जाएंगे। ये सोचना पड़ेगा, ठोस बात रखो। अब रुक जाओ, दोबारा में आएंगे। आलोक वर्मा जी, अमिताभ तिवारी कह रहे हैं, राजनीतिक कोलाहल छोड़ भी दे तो अमिताभ तिवारी कह रहे हैं कि
तात्विक तौर पर बहुत बड़ा अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 80 में 80 जीतेंगे वाला जो नारा है उसके लिए तो थोड़ा चुनौती खड़ी हो जाएगी इस गठबंधन से अखिलेश यादव और कांग्रेस के। जी, इब्तिदाए इश्क है, डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आए हाय हाय हम तो जब बैठते हैं अपने लोगों के बीच में तो ये कहते हैं कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, और जिसमें बंटवारा है उसमें भी हमारा है। तो इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश में। और राजनीति अगर आप देखेंगे जिस तरीके से इनके पाले से उनके पाले से लोग हमारे पाले में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई शक अमिताभ जी आपको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के साथी, अभी मैं सुन रहा था, बहुत गंभीरता से सुन रहा था कांग्रेस के साथी की बात और समाजवादी पार्टी के साथी की बात। 1 जीत 2 जीत 3 जीत नहीं है, खाली उत्तर प्रदेश को रख लीजिए। 2014 में हमने शानदार जीत दर्ज की और उसके बाद जो भी इलेक्शन हुए, जो भी चुनाव हुए, उसको हम जीतते गए। 2017 में तो इनकी जोड़ी थी ना, 2 लड़कों की जोड़ी थी। राहुल गांधी तो खाट भी कंधे पे लेकर के पूरे प्रदेश में निकले हुए थे। इनकी समाजवादी पार्टी की ही सरकार उससे पहले बनी थी, जिसमें जोर जोर से कह रहे थे हमने ये किया, हमने वो। और हमें तो लोग तवज्जो भी नहीं दे रहे थे उस समय। तो आपको याद होगा अमिताभ जी, लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के बाद बसपा की सरकार आएगी, लेकिन हमारे ऊपर एतबार किया, भारतीय जनता पार्टी के कामों पर एतबार किया। 2014 में जो मोदी जी की सरकार जो वादे वो पूरे कर रहे थे, जिस तरीके के सपने वो लेकर के आए थे, वो हकीकत में बदल रहे थे। उसकी वजह से 2017 में हमारी सरकार बनी। अभी जो आप कह रहे थे ना 35-36 साल बाद दोबारा सरकार बनी, इसलिए बनी क्योंकि हमने सिर्फ वादा नहीं किया, हमने जो कहा उसे हमने जमीन पे उतार के दिखाया और बाकायदा ढिंढोरा पीट के दिखाया। बाकायदा लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि भैया हमने 1 साल में ये वादा किया था, 1 साल में ये टारगेट रखा था, फला फला विभाग ने ये काम पूरा किया, फला फला काम विभाग ने वो काम पूरा किया। शायद इसीलिए हम 2014 में भी जीते, 2017 में भी जीते। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन था जिस समय समाजवादी पार्टी और बसपा का ऐतिहासिक गठबंधन था। पूरे देश में लोग कह रहे थे ये तो पूरा विपक्ष ऐसा जुटा है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। हम शानदार जीत, इनके पास 15 सीटें आई, बाकी सीटें हमारी थी। एक सीट कांग्रेस के साथ ही ले गए। इसके बाद 2022 का भी इलेक्शन आया, अभी कुछ दिन पहले तो गुजरा है, हमने शानदार जीत दर्ज की है। लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी, हमने गांवों में भी जीत दर्ज की, शहरों में भी जीत दर्ज की। तो इसलिए दर्ज की क्योंकि हमने काम किया, हमारी सरकारों ने काम किया, मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया। आप सोचिए कि आजादी 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, रेलवे स्टेशन जैसे था वैसे ही चल रहे थे। आज ऐसी हालत है, मेरे पास अखबार पढ़े, 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया और अधिकतर पे काम हुआ है। लखनऊ के हमारे साथी हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, गोमती नगर स्टेशन पे जाके देख लेना साहब, एक मॉल खड़ा है, बाकायदा एक मॉल खड़ा है, बच्चों के लिए एक अलग जगह है, एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि लग रहा है कि किसी विदेश में है हम। ये काम तो ये भी कर सकते थे ना, ये काम इन्होंने नहीं किया, ये काम हमारी सरकारों ने किया। और शायद इसीलिए देश आज हमारे साथ खड़ा, इनके साथ नहीं खड़ा। ठीक आलोक बाबू, ठीक है। अब वो अब विपक्ष का स्वाभाविक है, वो कहेगा भाई काम नहीं किया, जो सत्ता पक्ष कहेगा हमने काम किया। मैं इन दोनों की बातों को तब तक तवज्जो नहीं देता जब तक उस पर जनता का फैसला नहीं सुन लेता। भाई दोनों पक्षों के वकील अपने अपने मुवक्किल को अच्छा बताते हैं, मैं तो जज का फैसले पर ध्यान देता हूं। ना मैं फराज किदवई की बात सच मानूं, ना आलोक वर्मा की, प्रेम नारायण जी को तो छोड़ ही दो, मैं तो जनता की बात सच मानता हूं। अमिताभ तिवारी, किसी भी राज्य में 50% के बेंचमार्क को पार कर जाए कोई पार्टी, तो फिर सारी थेतरई बंद हो जानी चाहिए, नहीं? फिर किसी भी थेतरई के लिए कोई स्कोप बचता है क्या? नहीं ना। फिर तो जो हो रहा है वो थेतरई है। अगर 50% या लोकतंत्र में 51 और 50 का ही अर्थ है संसदीय लोकतंत्र। अगर 50%, मुझे याद है अखिलेश यादव ने अभी 1 महीने पहले कहा था कि कई राज्यों में बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया कि उसका वोट परसेंटेज 50 के पार चला गया, कई राज्यों में 60 के पार चला गया। उसके इलेक्शन मैनेजमेंट को देखना होगा। अमिताभ तिवारी जी, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत 50 के पार ले जाके खड़ा कर लिया। क्या झूठे वादे से वोट का प्रतिशत 50 हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली वोट तो जनता को देना, नेता के वोट से तो पार्टी चलती नहीं। तिवारी जी,
देखिए अल्टीमेटली जब विपक्ष कोई भी किसी भी चुनाव के लिए हम जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं या कोई भी पार्टी बनाती है तो सबसे पहले उसमें अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना होता है, जैसा आप कह रहे हैं। जी तो सबसे पहले तो ये इस बात को मानना पड़ेगा विपक्ष को कि भाई भाजपा आज 51-52% वोट शेयर पर है वहां पर, और किसी न किसी कारण की वजह से। अब उसके कारण बहुत सारे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई बिना जनता का काम किए कोई भी पार्टी भारत में आज क्या 1950 से लेकर के आज तक कोई भी चुनाव कभी नहीं। कभी जीत नहीं सकती। और यहीं पर जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी जो है वो विपक्ष की गलत दिशा में जा रही है। अगर यूपी की बात करें तो मैं काफी सारे डिबेट्स में रहता हूं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी बातें होती है। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये विधानसभा का इशू है, और विधानसभा का इलेक्शन हो चुका है 2022 में, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बहस हुई दोनों जगहों से, और अंत में भाजपा वहां पर जीत करके आई। तो अगर मान भी लेते हैं एक इसके लिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर में 2024 से लेकर के 22 से लेकर के 24 तक एक डिटोरेशन हुआ है, तो इसका असर जो होगा वो 2027 के चुनाव में होगा, 2024 के चुनाव में नहीं। एक राष्ट्रीय चुनाव, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, आज हमारे बॉर्डर कितने सेफ हैं उसकी बात होगी, हमारी रिलेशनशिप चाइना या पाकिस्तान के साथ कैसी है इसके ऊपर बात होगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इन मुद्दों में भटक रहा है। नेशनल इश्यूज पे विपक्ष का क्या सॉल्यूशन है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, महंगाई की बात है, तो महंगाई है आज की डेट में, लेकिन गरीब के खर्चे भी कम हुए हैं क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स के तहत, जैसे आज फ्री राशन ही बट रहा है 80 करोड़ लोगों को, है ना, और डीबीटी स्कीम्स के तहत उनको राहत भी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। और 50% से ऊपर वोट शेयर का मतलब है, जैसे फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी के वोट शेयर में डेंट मारना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि अगर सोशल इंजीनियरिंग की भी बात करें तो आज भाजपा वहां पर जनरल कैटेगरी प्लस नॉन जाट दलित प्लस नॉन यादव ओबीसी, इसका एक बड़ा वोट वर्ग है जो खुद ही लगभग 60% के करीब हो जाता है, और उसका अगर 80-85% भी वोट भाजपा को पड़ता है तो वो जाकर के कहीं ना कहीं 50-51% के करीब हो जाता है। और जो एक सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को देख करके या पीएम चेहरे के ऊपर वोट होता है। 37% लोग प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के ऊपर 2019 में वोट किए थे एक्सिस माई इंडिया सर्वे के अनुसार। तो अगर वहां पर सामने जो लीडर है आज, क्योंकि आज राहुल गांधी लीडर है, अगर आप कोई भी सर्वे करें तो मोदी के बाद राहुल जी का ही नाम आता है, वहीं पर बीजेपी को मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार 40% की लीड है, यानी मोदी माइनस राहुल। तो 40% की लीड का मतलब है अगर 37% लोग प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट कर रहे हैं तो यही भाजपा को 15-16% का नेशनल लीड दे देता है किसी भी चुनाव में। फराज किदवई साहब, बिना हाय तोबा के अमिताभ तिवारी ने बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं जो ना मेरे कहे से चेंज होंगी, ना भाजपा के कहे से, ना सपा के, ना बसपा के, ना कांग्रेस के, ना ठीक चीजें चेंज नहीं हो सकती। मैं फिर वहीं आके खड़ा होता हूं कि मैं हाथरस का आंकड़ा देख रहा था, कांग्रेस सपा सब 100% वोट ट्रांसफर एक दूसरे को करने की कैपेसिटी में भी आ जाए तब भी करीब 35% के आसपास का डिफरेंस रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक, उसमें जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे हैं उसको सरलीकृत फॉर्म ये कि जब तक भाजपा के खाते से आप 10-20% वोट नहीं खींचेंगे तब तक आप नहीं जीत सकते। ठीक, क्या आप उस स्थिति में हैं, आप और कांग्रेस मिलके, कि लोग लोकसभा के चुनाव में आप पर दांव लगाएं? फराज भाई। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस मुझे अनइंटरप्टेड 60 से 120 सेकंड दे दीजिएगा। बिल्कुल जी देखिए, अमिताभ तिवारी जी ने आज बहुत अच्छी बातें कही और आपको बहुत धन्यवाद कि कम से कम आज आपने एक न्यूट्रल राजनीतिक विश्लेषक को बैठाया है। देखिए, 2-3 चीजें अमिताभ जी ने कही, और विपक्ष जो है ना, जो ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको ही उठा रहा है बार बार, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है कि जो कि ये सुनना नहीं चाहता है। अब अमिताभ जी ने 3 चीजें बोली, चाइना के बारे में बोला, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के एमपी हमारे तो है नहीं,
मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो है चाइना ने इंडिया की जमीन कब्जा कर ली है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी से बीजेपी पूछे, मुझे नहीं पता, मैंने उनका आपको कोट अनकोट कर दिया। दूसरी बात हमारे अमिताभ जी ने अभी कही कि गरीबी की और गरीबों का बड़ा ठीक ठाक चल रहा है। आज एक ये 10 साल के बाद एक कंजम्पशन सर्वे आया है, अमिताभ जी आप भी देखिएगा और अमिताभ जी आप दोनों अमिताभ जी इसको देखिएगा। इसके हिसाब से आज की तारीख में गांव में एक आदमी जो है वो 3720 रुपए खाली खर्चा कर पा रहा है। अमिताभ जी 3720 रुपए, अगर आप इसको बोलेंगे कि ये गरीबी नहीं है तो भैया ये मौसपी का एनएसएसओ का आंकड़ा है। एनएसएसओ के हिसाब से गांव में आज की तारीख में आदमी 3700 रुपए खाली खर्च कर पा रहा है। तिवारी जी ने एक आज सर्वे की बात की, तो साहब अब मेरा भी फर्ज बनता है कि सर्वे की बात की तो मैं भी कुछ सर्वे की बात करूं। सीएसडीएस और लोकनीति का सर्वे है जिसके हिसाब से 36% भारत का यूथ आज की तारीख में सोचता है कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको विपक्ष बार बार उठा रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उसके हिसाब से 25 साल तक के 42% युवक आज की तारीख में अनएम्प्लॉयड हैं। 42% ग्रेजुएट युवक। अमिताभ जी पिछले में मोदी राज में बैंकिंग सेक्टर में 4.5 लाख से एम्प्लॉयमेंट गिरा है। पीएसयूज में पिछले 9 सालों में 3.5 लाख से गिरा है। और टेक्सटाइल कमेटी की एक रिसर्च है और उसकी रिपोर्ट फराज है भाई जिसके आपको एक मिनट आप रुको, एक मिनट, अरे रुको भाई, ऐसे भागो नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं, आप रुक जाओ, एक बार रुक जाइए। 120 सेकंड निर्बाध दे दिया, किसी को सांस लेने की भी अनुमति नहीं दी। फराज किदवई साहब जब बोल रहे थे 120 से घड़ी देख के मोबाइल मैं निगाह वहीं रखे था, ठीक, इसलिए उनको धन्यवाद। मैं तो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं, फराज किदवई तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पढ़ते लिखते हैं, मैं तो गांव देहात का आदमी। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहां बेरोजगारी नहीं, रोजगार चरम पे था क्या? वहां क्या स्थिति थी? कांग्रेस क्यों नहीं दोबारा आई सरकार में? राजस्थान में भाजपा क्यों आई? अरे भाई मैं बोलूं ना आप नहीं दोबारा में, अभी तो आपके मित्र बोलेंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा। अंताक्षरी नहीं हो रही है, आपने एक बात कही, जनता के लिए भी तो बोलना है ना। आपके साथ अंताक्षरी थोड़ी खेलना है मित्र, मेरे शो का तरीका दूसरा है। आपने कहा कि बेरोजगारी लंदन के सर्वे में कहा कि विदेशी सर्वे में आया चरम पे, तो मैंने कहा उन राज्यों में भी चुनाव हुआ। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्रेम नारायण जी, ठीक, रुक जाओ भैया, इसमें जॉर्ज सोरोस का हाथ नहीं है, ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, हम कह रहे सर्वे है, इस सर्वे के बाद भी आप नहीं जीत पा रहे, तब तो डबल लाना था। अरे इलेक्शन तो होने दिए 2024 में उत्तर प्रदेश में। प्रेम नारायण जी रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, 24 में भी हम लोग मिलेंगे। फराज भाई ऐसा भी न कर लो कि कंबल ओढ़ना पड़े, चेहरा तो खुला रहे। अमिताभ जी बिल्कुल मिलेंगे और भाजपा वालों को कंबल ओढ़ना पड़ेगा, चेहरा तो खुला रहे। हमने ऐसे भैया देखो, अब हम फिर बता दें आपको, हमने यही 14 में सुना, यही 17 में सुना, 19 में सुना, 22 में सुना, जिला पंचायत में सुना, नगर पालिका में सुना, यही कि अमिताभ जी चुनाव होने दीजिए, अब की इनको औकात समझ में आ जाएगी। चुनाव के बाद फिर बोले नहीं वो अब इंटरनेशनल सर्वे आ रहा है उसके हिसाब से लड़ेंगे चुनाव। कुछ नहीं हुआ, हमने इतने चुनाव देखे, इसलिए ऐसी बात नहीं करिए महाराज। इंदिरा गांधी के समय में भी विपक्ष यही कहता था कि अगला चुनाव आने दीजिए, अगले चुनाव में पता लगा 4 जीते तो 2 रह गए, ठीक है। प्रेम नारायण सिंह जी, प्रेम नारायण, अरे रुको भाई, लगातार नहीं। प्रेम नारायण जी, मसला वही, आप कह रहे हो कि हमने जनता के मुद्दे बहुत गंभीरता से उठाए और खासतौर पर राहुल गांधी जी ने। अब वो एक यात्रा तो निकाल ही चुके थे, दूसरी में थे जिस दौरान ये दुर्घटना घटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नहीं, अब मुद्दे आप बिल्कुल जनता की उठा रहे हो, वही उन्हीं राज्यों की जनता फिर वोट देगी लोकसभा में भी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि लोकसभा के लिए वोटर कहीं अलग से आएगा। आपकी बात क्यों नहीं सुनी लोगों ने प्रेम नारायण जी? नहीं, पहले तो आप वोट ऑफ परसेंटेज देखिए, ये कहना तो गलत है कि नहीं सुनी। हाँ, जो सापेक्ष परिणाम थे वो हमें नहीं मिले, जनता का आदेश, हम आपकी बात से सहमत हैं। उसके कारक अमिताभ जी, पहली चीज, आप जो बात कर रहे हैं कि ट्रैकी क्यों होगा, मैं सीधा आपके तरीके पे आता हूं, आपके अंदाज पे आता हूं जी। बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बीजेपी लोगों को ईडी और सीबीआई के बाज से पकड़ के ला रहा। अगर ऐसा नहीं है तो जिनको ये चोर खुद बताते थे, जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे, उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में
जो लोग हमारे साथ थे और हमारे साथ से चले गए, वो छटपटाहट महसूस करेंगे और उनका कार्यकर्ता छटपटाहट महसूस कर रहा है, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीति का यही कारक है जी। जहां व्यक्ति 7 सीटों पर घुटन महसूस करता है, जब उसको 2 सीटें मिलेंगी तो उसका कार्यकर्ता वहां महसूस करेगा कि हाँ, हम यहाँ कितना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और कितने मुद्दे उठा रहे हैं जो अपने आप को किसान आंदोलन से प्रेरणा स्रोत पार्टी बताते हैं, और वो किसानों की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां फिर जो परसेंटेज अपना जोड़ते हैं, वो परसेंटेज उधर जाएगा। जनता की बात जब आती है ना, आपने कहा कि जनता पहले भी सुन रही थी, आज भी सुन रही थी। जनता बीच बीच में थोड़ा सा भ्रमित क्यों हो जाती है? क्योंकि परिणाम के साथ जब हम लोग चर्चा डिबेट में करते हैं, आपके जैसे सम्मानित चैनल के साथ बैठ के बात करते हैं, आप चूंकि बड़ी दो टूक और बहुत स्पष्ट चर्चा करते हैं, मैंने अक्सर आपकी डिबेट्स देखी है, पहली बात सौभाग्य मिला है आपके साथ बैठ के बात करने का। लेकिन जब गहराई के साथ अधिकांश मीडिया हाउसेस के द्वारा गहराई के साथ जनता के पास जब आंकड़ों के साथ बात नहीं पहुंचती है, तब जनता थोड़ा भ्रमित होती है। ठीक है, लेकिन जब उम्मीद है हमें, ठीक है प्रेमराज, बिल्कुल हम बिल्कुल हमारी पूरी, ठीक है भैया, हमारी पूरी शुभकामना है। खूब टाइम है, घर बार छोड़ो, झोले में चना रखो, पानी की बोतल रखो और निकल लो जनता को सच्चाई बताने। घर में काहे को बैठो, निकलो, 100 दिन बचे हैं। छोड़ो सब कमरा, सड़क पर मिल रहो 100 दिन, कमर कस लो, चना मुरमुरा खा के। अरे रुक जा भैया, इसी देश में हम भी रहते हैं, आप अकेले नहीं रहते, हम भी देखते कौन कहां लड़ रहा है यार। प्रेमनारायण बाबू ऐसा ना कहो, लड़ ही रहे होते तो ये गति होती। अब ज्यादा ना कहलवाओ, सब मेरे मित्र हैं। एक बात कह के आलोक वर्मा के पास चलूंगा। अमिताभ तिवारी, मैं थेतरई से बड़ा क्षुब्ध हो जाता हूं, लेकिन राजनीति तो बिना थेतरई चलती नहीं। किसान आंदोलन के दौरान हम आप कई बहसों में बैठे, अमिताभ जी हैं, यही विपक्ष के सारे मित्र कहते थे, भैया अग्निहोत्री जी वोट पड़ने दीजिए, भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, देश भर का किसान भाजपा के लिए लठ लेके बैठा है, कहते थे ना। हम समझते थे, हो सकता हम ही ना समझते हो, ये लोग भाई सीधे नब्ज पे हाथ रखे। राकेश टिकैत भी कहते थे कि अग्निहोत्री जी हम आपको बताए दे रहे, गाजियाबाद से सहारनपुर तक भाजपा का झंडा नहीं लगेगा कहीं। क्या हो गया उल्टा? अब बताओ किसकी माने? नहीं, वो उल्टा गया। टिकैत साहब जिनको समर्थन कर रहे झंडा उनका नहीं लगा, जनता ही वोट दे रही है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम भी जनता के बीच में रहते, इसलिए थोड़ी बहुत बात हमारी भी मान लिया करो, विपक्ष के मित्रों से कहूंगा, क्योंकि चुनाव के परिणाम वाले दिन कम से कम कुछ रास्ता रहे बोलने का। ऐसा ना हो कि इतनी लंबी लाइन खींच दो, बाद में फिर वापस ही आना मुश्किल हो जाए। किसान आंदोलन में हम देख चुके, बोले 60% किसान है, 60% नाराज है, मोदी का सुपड़ा साफ है। क्या वो पिछली बार से ज्यादा जीत के आए? 303 अकेले भाजपा जीत के आई, लो कर लो बात। तब कह रहे नहीं, अब की 24 में बात करेंगे। अच्छा 24 में भी मान लीजिए ये जीत के आ गए, तब क्या बात करेंगे? तब 29 की बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे थे, अपने अंदर की कमी को ढूंढिए। बीमारी कुछ है, इलाज कुछ कर रहे हो, मानो तो आगे बात बने। आप ये मानते ही नहीं हो। विपक्ष के साथ दिक्कत है, वो मानते ही नहीं। वो कह रहा हम बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहे हैं, तो चल रहे हो तो हमारी शुभकामनाएं। खैर, आलोक वर्मा जी, विपक्ष कह रहा है पुरानी बात तो छोड़ो, अब की इतना जबरदस्त एजेंडा सेट कर दिया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, जात की जनगणना नहीं हो रही है। जात की जनगणना का मतलब हाथ का एक्सरे, हड्डी कहाँ टूटी है पता लगेगा क्या, और सबकी जात पूछी जाएगी। जात पूछ के पूछा जाएगा आप तुम्हारे पास कितना पैसा है, ताकि पता लगे देश में किसके पास कितना पैसा है। बोले अब के मुद्दे हम बिल्कुल चकाचक लाए ढूंढ के, और आपकी भाजपा को भागने नहीं देंगे। आपको कुछ डर लग रहा है?
अच्छी बात और नहीं है, लग रहा लेकिन तो क्यों नहीं लग रहा? जब वो 2000 इतना अमिताभ भाई, भयंकर तस्वीर पेश कर रहे हैं तो आपको डर क्यों नहीं लग रहा? अमिताभ भाई, असली बात तो ये है कि ये जा करके कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं। कभी गाँव में निकले तो इन्हें पता चले। अखिलेश यादव जी, राहुल यादव जी गाँव में जाएं, 2 दिन ठहरें, 2 दिन लोगों के साथ बातचीत करें, वहां की तस्वीर देखें, वहां की हकीकत देखें। उनके चारों तरफ एक जो 4-5 लोगों की मंडली है वो उनको बताती है, वही रटा रटाया जवाब है। 2014 के बाद से जिस बहस में बैठा हूँ यही सारी अरे बातें आपके होती पास किसकी मंडली है? अडानी की है अरे कि रिलायंस की सही है? महाराज, अरे अरे प्रधानमंत्री अभी की की आवाज है, अभी केवल आलोक वर्मा की आवाज जी। बोल नहीं रहा था। आप जब बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं नहीं रहा नहीं, केवल आलोक वर्मा आपकी आवाज जा रही है, आप अपनी बात कहिए जी। सुनिए जरा सा, जी। सुन लीजिए साहब। 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का ही एक उदाहरण रख लीजिए। हमारे मंत्री भी जमीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अधिकारी भी गांवों में जाते हैं। अभी हम एक गांव में गए हमारे अधिकारी, और जो योजनाएं उन तक नहीं पहुंची किसी वजह से, वो भी तुरंत पूरी की। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कभी आपने कांग्रेस के लोगों को देखा क्या? किसी गांव में गए हों, वहां डेरा डाला हो, 1-2 दिन वहां जाके रुके हों, लोगों की बात सुनी हो? देखिए अब जो है राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। अब लोगों के बीच आपको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो वादा आपने किया है उसे आपको निभाना पड़ेगा। अब हवा हवाई बात नहीं चलेगी कि आपने इस जाति का वोट इकट्ठा किया, उस जमात का वोट इकट्ठा किया और आपने चुनावी फतेह हासिल कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हिंदुस्तान बदलने का अभियान लेकर के हम चले हैं, एक सपना लेकर के हम चले हैं। मोदी जी ने जो सपना हमारे भारत को बदलने का दिया है, 2047 में जो सपना हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो सपना कैसे पूरा होगा? ये विश्वास लोगों के मन में है कि ये ख्वाब, ये सपना सिर्फ मोदी जी पूरा कर सकते हैं, सिर्फ योगी जी पूरा कर सकते हैं। और ये जो हमने बनाया है, ये जो क्रेडिबिलिटी हमने बनाई है, वो हमने लगातार लोगों के बीच में रह करके और जो वादा हमने किया है उसे निभा करके बनाई। ठीक है आलोक जी, मुझे एक दृश्य याद आता है। अमिताभ तिवारी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक दिमाग में एक दृश्य आ गया, वो जरूर अपने दर्शकों के सामने रख दूं। एक दृश्य याद आता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर, राहुल गांधी पहुंचते हैं, ज्योतिरादित्य हैं, प्रियंका हैं। राहुल गांधी माइक लेते हैं हाथ में और कहते हैं मैंने प्रियंका और सिंधिया से कहा है अब आप लोग परमानेंट यहीं रहोगे। क्या? जब तक यूपी फतेह नहीं हो जाएगी आप लोग यहां से हिलोगे नहीं। गली गली, गांव गांव, खेत खेत जाएंगे ये लोग, यही रहेंगे परमानेंटली। थैंक यू वेरी मच। राहुल गांधी का उद्बोधन समाप्त होता है। क्या? इधर राहुल गांधी गए, इधर दोनों अलग अलग फ्लाइट लेके ये लोग भी चले गए। दोबारा सिंधिया जी तो भाजपा में चले गए, प्रियंका जी अब वहीं हैं। वो भी उन्होंने कहा कि केवल हम 50 किलोमीटर साथ चलेंगे, बाकी नहीं। ये भी मसला है ना। सब तो उड़नछू हो जाते हो और फिर कहते हो वोट कैसे मिलेगा? आप रहे नहीं, किसी की शादी ब्याह हम नहीं गए, किसी की मौत मरे गिरे में नहीं गए, न खुशी में शामिल न गमी में शामिल। ट्विटर खेल रहे हो, उससे वोट मिलेगा? अरे तो लंदन हांगकांग में जा रहे हो, वहां घूम रहे हो, किसे वोट मिलेगा? एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, किसी के सतनन कथम गए क्या? नहीं। किसी के चाचा नहीं रह गए? नहीं गए। क्या को वोट मिलेगा? कहीं किसान के ओले गिर गए, फसल खराब हो गई, आप राहुल जी गए, प्रियंका जी गए? नहीं गए। तो केवल जीप पर चढ़ने से तो अब वोट नहीं मिलता। वो दौर चला गया जब नेहरू जी ऐसे कर देते थे तो वोट मिल जाता था। अब तो संघर्ष करना पड़ता। खैर, अमिताभ तिवारी, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। कल एक छोटा इम्तहान है लेकिन क्रूशियल इम्तहान है, उसकी मैसेजिंग बड़ी होगी, इसका इको बड़ा होगा। राहुल गांधी और अखिलेश जी दो बड़े नेता एक साथ हैं और कल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव है। नहीं, एक दो वोट की कमी है बस इंडिया अलायंस के तीनों कैंडिडेट को जिताने के लिए, और उधर भाजपा को 8-9 वोट चाहिए एनडीए को अपना 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए। एक छोटी झलक ताकत की, बुद्धि की, चातुर्य की, समीकरण की, पॉलिटिकल केमिस्ट्री की मिल जाएगी कल ही तिवारी जी। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में अक्सर हमने देखा है कि क्रॉस वोटिंग काफी ज्यादा होती है।
और कल एक कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा दिया है भाजपा ने, उसकी लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं क्योंकि आरएलडी भी जो है वो अभी, जिसको समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से जिता करके भेजा था राज्यसभा, जयंत चौधरी जी को, वो अब एनडीए के साथ है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो एक दो एमएलए जो है, जैसे राजा भैया है, बसपा है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, राजभर जी की पार्टी है, ये लोग कैसे वोट करते हैं। और कहीं ना कहीं हाँ, अगर 8-2 हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक भाजपा इसको जरूर एक बनाने की कोशिश करेगी कि देखिए अपने पहले ही इम्तिहान में ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई। एक ऐसी मैसेजिंग देने की कोशिश करेंगे वो। हालांकि मुझे लगता है कि उतना ज्यादा इसका कोई खास असर चुनाव पे नहीं होगा। फराज किदवई साहब, रघुराज प्रताप के यहाँ नरेश उत्तम पटेल गए, अखिलेश जी से टेलीफोन पर बात कराई, 15 मिनट बात हुई, सपा कुछ उत्साहित हुई, लेकिन राजा भैया ने आज ऐलान कर दिया कि हमारी पार्टी का वोट भाजपा को। हालांकि आपको एक ही आदमी की जरूरत है, आपके तीनों जीत जाएंगे। इनको 8-9 चाहिए, फिर भी ये ताल ठोक रहे हैं। क्या देखिए लगता है अमिताभ जी, सवाल तो सुन लो भाई, क्या लगता है आपको कल क्रॉस वोटिंग होगी? वो खतरा दिख रहा है? देखिए अमिताभ जी, जहां तक रही बात क्रॉस वोटिंग की, तो क्रॉस वोटिंग तो होगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग होगी आरएलडी में। जी, आरएलडी के आप ये मान करके चलिए कम से कम हमको 5 वोट मिल जाएंगे। और राजा भैया क्या कहते हैं अभी अमिताभ जी कि नहीं, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे ताकि ईडी सीबीआई कल उनके घर पे बेचारे के पहुंच जाए। तो आप ये समझिए कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं, हम तीनों की तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं। राज्यसभा की इलेक्शन में कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अमिताभ जी, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपकी इस डिबेट का जो क्रक्स था, और बहुत सही बात आपने बोली कि ऐसा नहीं होता है कि अगर पिछले चुनाव में मान लिए भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा बहुमत मिल गया तो इस चुनाव में ऐसे ही मिल जाएगा। हर चीज के पीछे रीजनिंग होती है। यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, बैंग ऑन अमिताभ जी। रीजनिंग ये है अमिताभ जी कि 1973 और 74 में जब गुजरात में सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट छात्रों ने शुरू किया था, तो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता को भी गुजरात की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा था। छात्रों और नौजवानों ने ही जेपी आंदोलन शुरू किया था। और ये जो उत्तर प्रदेश से छात्रों और नौजवानों का आंदोलन शुरू हुआ है, रीजनिंग ये है कि यही छात्र और नौजवान 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दें। ठीक है फराज भाई, बिल्कुल ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो फराज किदवई छुपा गए, बाकी पूरी कथा उनने बताई। क्या रामायण पूरी सुनाई, राम का चरित्र लोप कर दिया। अरे दादा, जयप्रकाश बाबू थे इसलिए आंदोलन चले, ने गुड्डू तमाम कर रहे हैं। अरे गजब, अरे रुक भाई, आज के जयप्रकाश, आज के गांधी, आज के पटेल, रुक जाइए। अभी अब रुक दे इनकी आवाज। फराज किदवई, आप पार्टी में आगे बढ़ें, फूले फले, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि जयप्रकाश नारायण के साथ अखिलेश यादव को खड़ा कर दें। ये मत करिए। जयप्रकाश नारायण के सामने तो आज के कोई नेता नहीं खड़ा हो सकता। आप गजब करते हो क्या? मुलायम सिंह कभी ये हिम्मत नहीं की? हमारे नेता उनको फॉलो कर रहे हैं। आप गजब करते हो भाई, आपको प्रणाम ना, ऐसा भी नहीं करो यार। आदरणीय अखिलेश यादव जी में दिखती है। अरे आप ऐसा भी मत करो, इतना भी बड़ा ना बना दो। गजब कर दो। कहां जेपी? हमको दिखती, आपने गजब कर दिया। आप लोगों ने जेपी को पढ़ा ही नहीं, आप जानते ही नहीं जेपी कौन है, फिर जानते ही नहीं। 19 नहीं, आप जानते नहीं फराज अहमद। रामचंद्र गुहा की इंडिया, अरे गुहा को छोड़ो भाई, गुहा पढ़ के भारत समझोगे? लिखा हुआ है। रुक, ठीक, आगे बात, आगे इंडिया पर रोक दीजिए। गुहा को पढ़ के भारत समझने वालों को दृष्टि दोष रहता है, हमेशा हम जानते हैं। आज की बीमारी नहीं, लंबी बीमारी है। गुहा जैसों को पढ़ के दृष्टि दोष रह गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्होंने 1942 में जयप्रकाश बाबू का नायकत्व तो नहीं देखा, वही ऐसी हिमाकत कर सकते हैं कि अपने नेता को जयप्रकाश के आज का जयप्रकाश बता दें। मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये धृष्टताएं मत करिए, ये धृष्टताएं महंगी पड़ती हैं। नेहरू के बाद कांग्रेस चाहती थी कि जयप्रकाश भारत के प्रधानमंत्री हो। उस त्यागी तपस्वी व्यक्ति के साथ आपने अखिलेश यादव को खड़ा कर दिया। भारत का कोई राजनेता नहीं इस वक्त धरती पर जीवित जो कर ले। खैर ठीक है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। प्रेम नारायण जी गांधी जी के बराबर राहुल गांधी को खड़ा कर दे तो कौन रोक लेगा? प्रेम नारायण जी, खैर छोड़िए। मैं वही आता हूं कि
राज्यसभा चुनाव का क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? हालांकि उनके पास वोट तो 2 ही है, लेकिन फिर भी अब भैया को तो जिताना है, साथ आ गए हैं, क्या लग रहा है? लगना क्या है, इंडिया परिवार मजबूत है और इंडिया परिवार सशक्त है, और आप कल देखेंगे, उसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कल देखेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा सिद्धांत सदैव सुदृढ़ और मजबूत रहा है जी। और कल आप परिणाम देखेंगे जी, और कल के बाद आगे का परिणाम भी देखेंगे, क्योंकि मैं एक बार आपकी डिबेट देख रहा था जी, बहुत शानदार डिबेट आपने की थी। जो रीजनिंग की बात कर रहे हैं उससे याद आ गया मुझे जी, आपने बहुत शानदार डिबेट की थी और इस देश, इस उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की आपने आवाज बहुत मजबूती से उठाई थी। जी हाँ, आलोक जी बता रहे थे कि नहीं, हमने तो जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। आपने भी देखे हैं और इन्होंने भी देखे, और हर गांव में बैठा हुआ शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्रों जैसे साथी, ठीक, वो रीजन बनेंगे जो बताएंगे कि आपने कहा है कि हमने आपका साथ दिया, लेकिन दिया नहीं है। ठीक, आपने सिर्फ हमारा, ठीक है हमारे प्रेम भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आलोक वर्मा जी वो कह रहे हैं कि एक शिक्षा मित्र भी मामला है, वो भी देख रहे हैं कि अब की भाजपा वालों को आने दो, गांव में लठियाते हैं। शिक्षा मित्र एक नाम है अमिताभ सर, बहुत सारे मुद्दे इनके सामने, बहुत सारे। आलोक जी ले, अब वो नया फार्मूला भी लाए, वो कह रहे कि अब एक तो शिक्षा मित्र भी अभी इंतजार कर रहे हैं भाजपा का, उनको भी अकाउंट सेटल करना है। नहीं, ठीक है, उनको इसी तरीके के मुद्दों के आश्रय अगर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाएं, उनको शुभकामना। अभी आप बात कर रहे थे कि कौन जीतेगा कल, कौन हारेगा। संजय सेठ जी इन्हीं के घर परिवार से निकले हैं, इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके अपने समर्थक हैं। निश्चित रूप से शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज कराने जा रही है। अभी ये देखें कि कौन कौन से लोग इनके बिछुड़ के इनके साथ, हमारे साथ मिलकर मिलने जा रहे हैं। अभी तो अपनी पार्टी बचाएं। इनका हाल वो होने जा रहा है कि जब 2024 का इलेक्शन आएगा तो इनके पास कोई प्रत्याशी भी नहीं खड़ा इनके साथ होने जा रहा है। अरे कौन चाहेगा उत्तर प्रदेश में कि वो हार जाए? जिसके ऊपर ये दांव लगाएंगे वो हार जाएंगे, तो और इसलिए हार जाएगा क्योंकि सबने इनकी राजनीति, इनकी सियासत, इनका तरीका, इनका काम करने का समय देखा। समाजवादी पार्टी के आप टीवी 9 पर एक लिस्ट बता दीजिए। ठीक है आलोक जी, आ गई बात, प्रेमराज जी आ गई, सबकी बात आ गई भैया। कल हम भी देखेंगे परिणाम, आप भी देखेंगे, और जो हारेंगे जीतेंगे वो भी देखेंगे, कौन गमगीन होता है, कौन मिठाई बांटता है। लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर अमिताभ तिवारी गौर करिएगा, अगर संजय सेठ को जीतना है, लिख लीजिए मेरी बात, अगर संजय सेठ को जीतना है तो समाजवादी पार्टी में बड़ा ब्रेकडाउन होगा, बड़ी भगदड़ होगी। फराज बाबू लिख लीजिए, अगर संजय सेठ को जीतना है, अन्यथा संजय सेठ जीत नहीं सकते। राज्यसभा के 100 समीकरणों में दिमाग नहीं लगा रहा। किसी ने कहा कि रघुराज प्रताप अनाउंस नहीं करते बीजेपी को वोट देना तो ईडी चली जाती। आज अगर अनाउंस नहीं करते, अच्छा वोट तो दिखा के दिया जाएगा, कल वोट हो जाएगा, फिर परसों शासन नहीं रहेगा, परसों ईडी नहीं रहेगा। अगर ईडी से ही चुनाव जीता हार हो रही है तो परसों ईडी नहीं रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं, संजय भाजपा का 8वां उम्मीदवार जीतेगा तो समाजवादी पार्टी को बड़े विघटन का सामना करना होगा। ये छोटे मोटे दलों से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। उत्तर प्रदेश में तो भगवान की ऐसी दृष्टि है कि बड़े बड़े दलों के पास कुछ सामान नहीं, बसपा 1, कांग्रेस 2, तो फिर ऐसी स्थिति अपरिहार्य होगी, जान लीजिए। वो स्थिति चुनाव के मोराल को प्रभावित करेगी। अमिताभ तिवारी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोकसभा का चुनाव प्रभावित, नहीं, अगर वैसा होता है कि समाजवादी पार्टी में बड़ा विघटन हो, क्रॉस वोटिंग बड़े पैमाने पर हुई, तो समाजवादी पार्टी का आत्मबल, आत्मविश्वास डिगेगा लोकसभा चुनाव की देहरी पर खड़े होकर। ये जान लीजिए, इससे इनकार नहीं कर सकते।
अगर किसी को जीतता दिख रहा है तो वो क्यों जाएगा छोड़ के? बसपा में भगदड़ क्यों मची है? 10 सांसद, हो सकता भगवान का आशीर्वाद रहे लोकसभा चुनाव का घोषणा होने तक एक भी ना बचे, सब कहीं ना कहीं अपना रिजर्वेशन करा लिए। रितेश बाबू आ गए, उनके पिताजी विधायक हैं सपा के, रितेश पांडे के, राकेश पांडे, वो सब दलों में घूम आए हैं। क्या मालूम क्या हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं इतनी सरलता से मत लीजिए विषय को। और अगर भगदड़ मची और पार्टी आप नहीं संभाल पाए तो ये विषय लोकसभा चुनाव में आपकी लीडरशिप की अथॉरिटी को कमजोर कर देगा। लिख लीजिए फराज बाबू, मसला ये नहीं हुआ कि रामजी लाल हार गए कि आलोक रंजन हार गए, नेता की हैसियत पर असर पड़ता है। दूसरी बात, ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव आ गए, काटारा जी परसेप्शन बन गया। मैं कहता हूं जितने मुद्दे आपने गिनाए इसमें 10 मुद्दे हम अपनी तरफ से और जोड़ दें, दुख भरे, बिल्कुल जैसे नहीं दुख भरे नगमे होते ऐसे दुख भरे मुद्दे और जोड़ दें, फिर जनता के वोट को देखें। और अगर जनता का जनादेश भाजपा के पक्ष में जाए तो क्या मानेंगे फिर आप लोगों को? में इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि टीवी पर आए और माफी मांगे, कहें भाई हम लोग जनता की नब्ज नहीं जानते, इतना कहना पड़ेगा ना। आपके हिसाब से देश में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, चलो मान लेते हैं, तो इनको हार जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सीटें आनी चाहिए 40-50, बल्कि 44 क्यों नहीं आए कांग्रेस जितनी, जब इनने सभी गलत कर दिया। अमिताभ तिवारी गलत तो नहीं कह रहा, मैं तो बिल्कुल ठेठ देहात की बात कह रहा हूं। अगर मैं तो इन्हीं प्रेम नारायण जी की बात मान रहा हूं, फराज भाई की बात मान रहा हूं कि भाई आलोक वर्मा की पार्टी ने सब गलत कर दिया, तो इनकी सीटें 40 आनी चाहिए लोकसभा में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये माना जाएगा कि आप लोग गलत बोल रहे थे। इससे सरल व्याख्या क्या हो सकती चुनाव की? इसके लिए तैयार रहिए। इतना सरल नहीं है मित्र, नहीं। छत्तीसगढ़ में तो अमिताभ तिवारी जैसे जो विद्वान विश्लेषक थे वो भी, और पत्रकार भी, और नेता भी सब मानकर चल रहे थे कि भूपेश बघेल की सरकार वापस आ जाएगी। कैसे हार गए आप? राजनीति में सिर्फ जय है और पराजय है, बीच का कोई रास्ता नहीं मित्र। बाकी सब किस्सा कहानी है, कविता है। या तो आप जीते या हारे, और अब की हारे तो मैं कहूंगा भारत का राजनीति का जो लैंडस्केप है ना अमिताभ तिवारी जी, वही बदल जाएगा 29 के लिए। 24 का जनादेश भारत की राजनीतिक व्यवस्था का पूरा लैंडस्केप भी बदल सकता है। यह भी मेरी एक भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। क्या फिर मत कहिएगा कि हमको तो अंदाज ही नहीं था, नहीं थोड़ी और मेहनत करते। कांग्रेस समेत मैं दलों को देखता हूं, वो इस बात पर ऊर्जा लगा रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी ने राशन देके बर्बाद कर दिया, उनका आत्मविश्वास गिरा दिया, दिस। मेरी छोटी समझ कहती है आप अपना वोट खत्म कर रहे हैं ऐसा बोलकर। तिवारी जी, जो 2-400 हजार 2-4 कोई वोट मिले भी, वो भी आप गंवा रहे हैं। 1 महीने से 22 जनवरी 22 फरवरी 1 महीने हो गए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के। आपके पास समय नहीं है और आपके पार्टियों के लोग अल्लबल अलग से बोल रहे हैं। क्या ये मुद्दा नहीं बनेगा? ये मुद्दा बनेगा मित्र। आप कभी ये भी तो सोचो कि जो मुद्दे आप लिस्ट बनाए हो उनके अलावा भी देश में कुछ और भी चीजें घूम रही हैं लोगों के मन में, उन पर जवाब कौन देगा? पहले कहा था जब अब राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं पहले का न्योता आएगा तो जाएंगे, न्योता आ गया तो बोले नहीं इनका न्योता नहीं मानते, राम जी का न्योता आएगा तब बुलाएंगे। अब राम जी तो व्हाट्सएप यूज नहीं करते,
ना वो कार्ड छपाते कि वो न्योता देंगे आके। बहुत सारे आप मुझे लगता है कि जो बात अमिताभ जी भी कह रहे थे, विपक्ष ये मानने कोई तैयार नहीं होता है निजी बातचीत में भी कि उसकी रणनीति में कहीं कोई गड़बड़ी है। वो कहते हैं हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपके ही बीच से फराज किदवई साहब, ममता बनर्जी जीतती है ना? नहीं, नवीन पटनायक जीतते हैं ना? वाईएसआर रेड्डी जीतते हैं ना? फिर ये कैसे हम ये प्रचार कहां उड़ जाता कि ईडी और सीबीआई और आईडी और फाईडी, क्या मतलब है? ममता बनर्जी जीत के आई ना दोबारा, वहां नहीं थी एजेंसियां, इसीलिए आप लोगों की बात को जनता इस कान से सुनती, इससे निकाल देती है। प्रेम नारायण जी, क्या वहां जात की जनगणना का मसला नहीं है? वहां कौन सा मुद्दा नहीं है? बंगाल में सारे मुद्दे थे, फिर भी ममता बनर्जी जीत के आई ना। बंगाल के लोगों को भी पता था कि मंदिर बन रहा है अयोध्या में, फिर भी ममता जी जीती ना। उड़ीसा के लोग भी आ रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, लेकिन नवीन पटनायक जीतते हैं ना लगातार। आप क्यों हारते हैं? ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल भाजपा ही जीत रही सरकार में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती ना, लेकिन कांग्रेस साफ हो गई। ईडी सीबीआई होती तो आम आदमी पार्टी भी नहीं जीतती। ये सोचिए कि जो जीत रहे हैं वो क्यों जीत रहे हैं, और अब हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। अखिलेश जी, राहुल जी दोनों को अग्नि परीक्षा देनी होगी, और नहीं तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि 27 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी फिर बसपा से अलायंस करें, क्योंकि एक बार साइकिल पूरा हो गया, सबसे अलायंस हो गया भाजपा छोड़ के, फिर दोबारा से साइकिल शुरू करना होगा, और क्या होगा? इसके अलावा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा ना। 17 में कांग्रेस और सपा का अलायंस हुआ, क्या रिजल्ट आया? आत्मघाती परिणाम आया। 24 में आपने उसको फिर का एक और ट्राई लेंगे। 24 में भी नहीं चला, तब क्या करिएगा? अरे भाई, स्ट्राइक रेट तो देख लो। क्या कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आपको कहीं दिख रहा था? मुस्लिम कंसोलिडेशन, मुस्लिम विभाजित ना हो जाए, नहीं तो 27 में हमारे पास नहीं लौटेगा। इस चिंता में राहुल जी का हाथ पकड़ लिया, उनकी जीप पे आ गए। तो आप अगर इस चिंता में हैं तो आलोक वर्मा को फिर अपने पक्ष में एक काउंटर पोलराइजेशन करने से कौन रोक पाएगा? नहीं ना। अगर माइनॉरिटीज के नाम पर एक पोलराइजेशन होगा, एक अलायंस होगा, तो दूसरा अलायंस उसके काउंटर में होगा कि नहीं होगा? क्रिया की प्रतिक्रिया, ये बड़ा मसला है। इस पर देखना होगा। कसौटी पर दो बड़े राजनीतिक परिवार हैं भारत के, मुलायम सिंह जी का परिवार और इंदिरा गांधी का परिवार। अब की नहीं चले तो मामला गंभीर हो जाएगा। धन्यवाद।